Welcome back in your favorite channel, that is Easy Way to Learn with Preeti. I am Preeti, your host and educator, and you all are watching your favorite channel. So, students, without wasting the time, let's start today's chapter. And today's chapter is chapter 4, The Ailing Planet, The Green Moment's Role. जो प्रीवियस हमारा सिलेबस था लास्ट ईयर तक, तो ये हमारा चैप्टर 5 था. बट चैप्टर 4 जो मैंने प्रीवियस वीडियो में करवाया है, दैट इज़ डिलीटेड दिस ईयर, तो वो इस साल जो है हमारे सिलेबस से आउट है. तो इसी को चैप्टर 4 सीबीएसई ने जो है कंसीडर किया है. नानी पालकीवाला उन्होंने रेज़ किया है एक जो करंट का टॉपिक है अबाउट द पुअर and you can see the miserable condition of our planet, which is our planet, that is the earth. Everybody knows that what is the current situation of earth. तो ग्रीन मूवमेंट में इसका क्या रोल है और किस तरीके से इसकी जो करंट सिचुएशन है वो चेंज होती जा रही है, उस सब के बारे में आज हम रीड करेंगे. नानी पालकीवाला का चैप्टर है, चैप्टर 4. सो जो भी स्टूडेंट हमारे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए. चलिए स्टार्ट करते हैं टुडेज चैप्टर समरी. Yes, first of all, it is told that the following article was written by Nani Palkiwala and published in the Indian Express on 24 November 1994. तो द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में ये जो है एक आर्टिकल के रूप में पब्लिश हुआ था, नानी पालकीवाला द्वारा जो लिखा गया है. द इश्यूज दैट ही रेज्ड रिगार्डिंग द डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ कंटिन्यू टू हैव रेलिवेंस. यस, जो कि इस आर्टिकल में क्या एक्सप्रेस किया गया है, क्या बताया गया है, एक इश्यू उन्होंने रेज किया है. किस तरीके का इश्यू था ये? अबाउट द डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ की जो प्रेजेंट कंडीशन है, प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, उस किस तरीके से वो जो है डाउन होती जा रही है, पुअर होती जा रही है, उसके पीछे रीज़न क्या है, वो सब जो है इसी आर्टिकल में बताया गया है. सो उसी आर्टिकल से ये चैप्टर है रिलेट करते हुए. वन कैन नॉट रिकॉल एनी मोमेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री विच हैज़ ग्रिप्ड द imagination of the entire human race so completely, so rapidly as the green movements which started nearly 25 years ago. यानी कोई भी इंसान जो है इस पूरी वर्ल्ड की हिस्ट्री के किसी भी अगर रेवोल्यूशन को, किसी भी मूवमेंट को, किसी भी आंदोलन को अगर हम याद करें, उसको याद नहीं कर सकते जिसके अंदर जो है पूरी तरीके से पूरी एंटायर ह्यूमन रेस यानी पूरी मानव जाति को इतनी ज़्यादा तरीके से, इतनी रैपिडली उसको इफ़ेक्ट किया है. ऐसा कोई भी मोमेंट नहीं हुआ है वर्ल्ड की हिस्ट्री में. यस, रैपिडली मतलब तेज़ी से एंड कम्प्लीटली पूरी तरीके से. तो कोई ऐसी ग्रीन मूवमेंट जो है नहीं हुई थी जैसी ग्रीन मूवमेंट जो है 25 ईयर्स पहले स्टार्ट की गई. In 1972, the world's first nationwide Green Party was founded in New Zealand. तो सबसे पहले बताया गया है कि 1972 के अंदर वर्ल्ड की सबसे पहली नेशन वाइड ग्रीन पार्टी कहाँ पर फाउंड की गई? न्यूजीलैंड में. सिंस देन, तभी से द मूवमेंट हैज़ नॉट लुक्ड बैक. ये जो आंदोलन है इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा. कहने का मतलब है कि इस आंदोलन को रोका नहीं गया. तो सबसे बड़ी जो है पूरे वर्ल्ड लेवल की जो एक पार्टी बनाई गई वो न्यूजीलैंड में बनी थी. यस, वी हैव शिफ्टेड वन होप इरिकवरेबली फ्रॉम द मैकेनिस्टिक व्यू टू अ होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड. यानी हम जो सब जो हैं एक बात करें मैकेनिस्टिक व्यू का मतलब है एक मशीनी विचारधारा से हम जब किसी इकोलॉजिकल व्यू की तरफ जाते हैं, यानी कि एक हमारी जो परिस्थितियां हैं, आज की कंडीशन है, उसकी तरफ जब हम बढ़ते हैं, वर्ल्ड की जो कंडीशन है, इट इज़ अ शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शंस एज रेवोल्यूशनरी एज दैट इंट्रोड्यूस्ड बाय कोपरनिकस हु टॉट मैनकाइंड इन द 16th
century that the earth and the other planets revolved round the sun. Yes. कोपरनिक्स एक क्रांतिकारी विचारों वाले इंसान रहे हैं। उन्होंने क्या सिद्धांत बताया है, पूरी मानव जाति के लिए जो है एक क्रांतिकारी विचार वो लेकर आए थे, जिसने जो 16th सेंचुरी थी उसमें पूरी मानव जाति को क्या सिखाया था कि जो अर्थ है और जितने भी अदर प्लैनेट्स हैं वो सारे सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, यानी मानव के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, देयर इज अ ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस दैट द अर्थ इटसेल्फ इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनॉर्मस बीइंग ऑफ विच वी आर पार्ट्स। एनॉर्मस मतलब बहुत बड़ा होता है। कहते हैं कि पहली बार जो है ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसा हुआ था कि एक बहुत बड़े लेवल पर जो है एक जागृति आई थी लोगों के अंदर, एक कॉन्शियसनेस आई थी, जिसमें बताया गया था कि एक अर्थ ही इकलौता एक ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर जो है लिविंग बीइंग पाए जाते हैं और उसी अर्थ का हम सब हिस्सा हैं। एवरीबडी नोज इट कि हम सब जो है उसी अर्थ पर रहने वाले हैं, इसी का पार्ट है। एंड इट हैज़ इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स, इसकी खुद की अपनी मेटाबॉलिक नीड्स हैं, खुद की अपनी जो है आवश्यकताएं हैं, शारीरिक आवश्यकताएं हैं, एंड विटल प्रोसेसेस विच नीड टू बी रिस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड। मतलब इसकी जो बहुत सारी आवश्यक ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनको जो है लॉन्ग टर्म तक प्रिजर्व करना चाहिए। प्रिजर्व होता है सुरक्षित रखना किसी भी चीज़ को। अर्थ विटल साइंस रिवील अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ। हर अर्थ की जो विटल साइन है, मतलब विटल मतलब इम्पोर्टेंट जो है साइन, क्या बताते हैं कि ये जो है एक पेशेंट होती जा रही है। पेशेंट का मतलब होता है मरीज़, कि एक मरीज़ की तरह इसका जो हेल्थ है वो डिक्लाइन होती जा रही है, बिगड़ती जा रही है। पेशेंट जब कोई इंसान बन जाता है, नॉर्मल बीइंग अगर कोई पेशेंट बन जाता है तो उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। सेम एज यहाँ पर बताया गया कि हमारी अर्थ, जिसका हम सब भी एक हिस्सा हैं, जिस पर जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं वो इसी पर पाए जाते हैं, तो उस सब की जो है हमें प्रोटेक्शन करनी चाहिए। उस सब की अर्थ की जो है हमें हेल्थ के ऊपर स्पेशली कंसंट्रेट करना चाहिए। We have begun to realize our ethical obligations to be good stewards of the planet and responsible trustees of the legacy of future generation to the future generation। यानी कहने का मतलब है कि ये हमारे लिए एक क्या है, एक धरोहर है। किसके लिए? फ्यूचर की जनरेशन्स के लिए। यानी इस अर्थ के लिए हमारी काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं और हमें उनको महसूस भी करना चाहिए, तभी हम जो है इनको फ्यूचर जनरेशन यानी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए इसको जो है प्रिजर्व कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। यस, द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या होता है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट? पहले इसी को समझते हैं। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है ऐसी चीज़ जिसको जो है हमें आगे आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब होते हैं? एक पर्यावरण से रिलेटेड। यस, तो सबसे पहले बताया कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज पॉपुलराइज्ड इन 1987। तो 1987 के अंदर जो है एक वर्ल्ड कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। यस, एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट के ऊपर। तो उसमें उन्होंने बताया कि जो ये वर्ल्ड का पर्यावरण है, हमारा विश्व का जो पर्यावरण है और जो इसका विकास है, वो इतना लोकप्रिय हो गया है उनकी कमीशन के बाद। यस, उस कंसेप्ट के बाद इसको पॉपुलराइज किया गया और उस वर्ल्ड कमीशन ने जो है एनवायरनमेंट के ऊपर और उसकी डेवलपमेंट के बारे में है एक रिपोर्ट पेश की थी। एंड इट्स रिपोर्ट इट डिफाइंड एज द आइडिया एज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट। कि डेवलपमेंट किस तरीके से हो सकता है? नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, यानी आज जो हमारा प्रेजेंट का सिनेरियो है उस पर डिपेंड करता है कि हमारा इन फ्यूचर जो है कितना
डेवलपमेंट होना है और किस तरीके से होना है, ये सब किस पे डिपेंड करता है, हमारी प्रेजेंट सिनेरियो पर। Define the ideas development that needs the to the present without compromising the ability of future generation to meet their needs, that is without stripping the natural world of resources future generation world need। यानी हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं, आगे आने वाली जो जनरेशन है, उनकी ज़रूरतों को, उनकी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग जो है हमें इस आज जो भी हम जिन सस्टेनेबल रिसोर्सेज को जो है हम डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, उनको आगे आने वाली जनरेशन को भी रिक्वायरमेंट हो गई। यानी आज के टाइम में हम जब आज अपनी सिचुएशन को देख रहे हैं कि हमें इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, तो क्या आगे आने वाली पीढ़ियों को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी? तो हमें इस तरीके से उनका यूटिलाइजेशन करना चाहिए ताकि वो इन फ्यूचर यानी हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सेफ रह सकें। यस, इन द जू एट लुसाका जाम्बिया, ये लुसाका जाम्बिया का जू है एक, देयर इज़ अ केज। वहाँ पर कितनी अच्छी बात बताई नानी पालकीवाला ने कि वहाँ पर एक केज बना हुआ है, एक पिंजरा है और उसमें एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, और उस नोटिस बोर्ड पर बड़े बड़े लेटर्स में पता है क्या लिखा हुआ है, द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल, कि यहाँ पर पूरे वर्ल्ड का सबसे डेंजरस एनिमल मिलता है। अब हर कोई इतना अच्छा नोटिस बोर्ड पे देख के तो अट्रैक्ट होता है, और हर कोई जो है चाहता है कि देखिए कौन सा है ऐसा वर्ल्ड का सबसे डेंजरस एनिमल। और इनसाइड द केज देयर इज़ नो एनिमल, कोई एनिमल नहीं है वहाँ पर। एक मिरर लगा हुआ है, और उस मिरर में हम जब सामने खड़े होते हैं तो हमें क्या दिखाई देगा, हमें अपनी खुद की शैडो दिखाई देती है ना, हम खुद उसके सामने खड़े होते हैं। तो कहते हैं कि थैंक्स टू द एफर्ट ऑफ अ नंबर ऑफ एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज, a new awareness has now done upon the most dangerous animal in the world, कि वो जो है एफर्ट देखिए यहाँ एजेंसीज के कि कितनी सारी अलग अलग कंट्रीज़ की एजेंसीज ने काम किया है लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि इस संसार का सबसे जो है खतरनाक एनिमल कौन है, खुद ह्यूमन बीइंग है। क्योंकि ह्यूमन बीइंग चाहे तो उसको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट भी कर सकता है, लेकिन अपने बेनिफिट के लिए हम जो है इन रिसोर्सेज को इतने बैड वे में यूज़ कर रहे हैं कि हमें लगता है कि बस हमें रिक्वायरमेंट है, आगे आने वाली पीढ़ी अपने आप देखे कि दैट इज़ रोंग। साइंटिस्ट हैव कैटलॉग अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज विद विच मैनकाइंड शेयर्स द अर्थ। ये देखिए जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने 1.4 मिलियन जो है लिविंग स्पीसीज की एक लिस्ट बनाई है, एक सूची बनाई है। एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एज रिगार्ड द स्टिल अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पीसीज। बायोलॉजिस्ट reckon that about 3 to 100 million other living species still languish unnamed in ignominious darkness। क्या कहने का क्या मतलब है कि ये जो लिस्ट उन्होंने बनाई है साइंटिस्ट ने, और इस लिस्ट में क्या शामिल किया उन्होंने जो है अलग अलग तरीके से जो है लिविंग बींग जितनी भी हैं उनके बारे में अपने अपने जो है आइडियाज़ बताए हैं, अपने अपने अंदाजे बताए हैं। और उनका आइडिया क्या है, उन साइंटिस्ट का क्या कहना है कि हम लोग जो है अपनी अज्ञानता के कारण लगभग 100 मिलियन लिविंग बींग्स से हम अनजान हैं, हम उनके बारे में जानते ही नहीं हैं। इतनी सारी लिविंग बींग्स तो ऐसी हैं जिनको हमने कभी देखा नहीं, या देखा होगा तो नाम नहीं पता। आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, देयर आर सो मैनी लिविंग बीइंग्स, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की जो हैं, आपको इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, एक क्या बोलते हैं उसको, यस वाटर स्पीसीज भी बोल सकते हो, अलग अलग जो हैं। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे अलग अलग स्पीसीज़ के एनिमल्स आते हैं। तो मैंने खुद बहुत बार सर्च करके देखा, उनका मतलब बहुत सारे एनिमल्स तो ऐसे हैं जिनको मतलब हमने कभी नाम नहीं सुना है, उनको देखा नहीं है। तो इतनी सारी अदर लिविंग स्पीसीज पाई जाती हैं, अननेम्ड है वो हमारे लिए, उनका नाम ही नहीं पता हमें। One of the early international commissions which dealt inter alia with the question of ecology and environment was the Brand Commission, which had a distinguished Indian as one of its members। यानी एक जो है एक काफ़ी पहले एक इंटरनेशनल कमीशन था जिसका जो है रिलेशनशिप पर्यावरण से था, इकोलॉजी और
एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण से था, और वो जो है एक ब्रांड कमीशन था जिसका मेन हेड कौन था, विच हैड ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंडियन एज वन ऑफ इट्स मेंबर्स मिस्टर एल के झा। एल के झा उसके एक मेंबर रहे हैं जो कि इंडियन थे, ठीक है। द फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट रेज द क्वेश्चन। अब जो वो ब्रांड रिपोर्ट उन्होंने बनाई हुई थी उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, आर वी टू लीव आवर सक्सेसर अ स्कोर्स प्लानेट ऑफ एडवेंसिंग डेजर्ट, इम्पोवरिस्ड लैंडस्केप्स एंड एलिंग इन्वायरमेंट। कितना अच्छा क्वेश्चन उन्होंने रेज किया है कि हम अपनी आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, हमारी जो नई जनरेशन है, उसके लिए क्या छोड़कर जाएंगे, हम अपने जो सक्सेसर हैं, हमारे जो उत्तराधिकारी हैं, उनके लिए क्या छोड़कर जाएंगे हम। ऐसा झुलसा हुआ रेगिस्तान, ऐसा एडवेंसिंग डेजर्ट, इम्पोवरिस्ड लैंडस्केप, जिसको ऐसा लगता है कि हमारा लैंडस्केप इतनी बुरी कंडीशन में है, ऐसे बैड वे में, और इतना जो है आप बोल सकते हैं कि जो पर्यावरण है, एलिंग पर्यावरण, एलिंग मतलब इतनी पुअर बैड कंडीशन में, ऐसा लग रहा है कि बीमार है हमारा पर्यावरण, क्या ये छोड़कर जाएंगे हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए। मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इन हिज थॉटफुल बुक, अब देखिए मिस्टर लेस्टर हैं आर ब्राउन, उन्होंने अपनी एक थॉटफुल बुक लिखी है द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस के नाम से है ये। उसमें उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि अर्थ का जो प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम है आर 4, हमारे अर्थ के जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वो 4 माने उन्होंने। फर्स्ट इज फिशरीज, सेकंड फॉरेस्ट, थर्ड ग्रासलैंड एंड फोर्थ इज क्रॉपलैंड। देखिए फिशरीज में क्या आती है, मछलियाँ आती हैं सारी, है ना। यस, फॉरेस्ट में जंगल आ गए, ग्रासलैंड में सारे घास के मैदान आते हैं, और क्रॉपलैंड में यानी सारी फसल वाली जगह। यस, एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। यस, वो सब मिलके ही ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम बनाते हैं। इन एडिशन टू सप्लाइंग आवर फूड, ये हमें फूड प्रोवाइड करने के साथ साथ दीज 4 सिस्टम्स प्रोवाइड विचुअली ऑल द रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज। ये देखिए, ये इनसे हमें फूड तो मिलता ही है ना। फिशरीज यानी जो नॉन वेजिटेरियन फूड खाने वाले हैं, और फॉरेस्ट में भी काफ़ी जो है हर्ब्स सर्ब्स मिलते हैं, ग्रासलैंड्स में भी कुछ लोग जो है जैसे एनिमल जो ग्रास खाते हैं, क्रॉपलैंड में हमारा सारा फूड आ जाता है। तो इन सब से हमें खाना तो मिलता ही है। उसके अलावा ये क्या करते हैं, ये रॉ मटेरियल देते हैं। दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रॉ मटेरियल देते हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए, मिनरल्स और पेट्रोलियम के साथ साथ, है ना। इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन क्लेम्स, यानी हमारे वर्ल्ड के बहुत बड़े एरिया में ह्यूमन क्लेम करते हैं उन दीज सिस्टम्स आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल, कि ये जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, ये क्या कहाँ पर पहुँच गई हैं, दीज सिस्टम्स आर रीचिंग, ये जो सिस्टम है ये पहुँच चुका है अनसस्टेनेबल लेवल तक, अ पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग इम्पेयर्ड, जहाँ पर इनकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो इनका प्रोडक्शन है, वो बहुत हाई लेवल पर पहुँच चुका है। When this happens, और जब ऐसा होता है, फिशरीज कोलैप्स, फॉरेस्ट डिसअपियर, ग्रासलैंड्स आर converted into barren western lands and croplands deteriorate। अब इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि एक ऐसी लेवल पर पहुंच चुके हैं कि उनका जो उत्पादन हो रहा है, जो उनकी पैदावार है, वो सब जगह नष्ट हो चुकी है। फिशरीज हमारी नष्ट हो रही हैं, जो फॉरेस्ट हैं वो आप सबको पता है कि आजकल कहीं फॉरेस्ट देखने को ही नहीं मिल रहे हैं, तो फॉरेस्ट भी लगभग ख़त्म हो चुके हैं, है ना। यस, फॉरेस्ट भी जो हैं अपने एक लेवल पर ख़त्म हो चुके हैं। यस, डिसअपियर का मतलब गायब हो गए हैं। और ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बैरन, ग्रासलैंड्स यानी हमारे ग्रासलैंड्स कौन से हैं, घास के मैदान।
तो हमारे जो घास के मैदान हैं वो इस लेवल पर पहुंच गए कि वो बैरन हो गए हैं, बंजर हो गए हैं। क्रोपलैंड्स, डेट्रियोरेट का मतलब है कि जो क्रोप फसल वाली जो जगह थी वो लगभग डेट्रियोट हो चुकी है, बेकार हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। व्हेन दिस हैपन, और जब सॉरी, इन अ प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, in a protein conscious and protein hungry world, overfishing is common every day। यानी प्रोटीन की अगर बात करें तो प्रोटीन के भूखे इस संसार में सबसे प्रतिदिन जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में मछलियाँ पकड़ना एक साधारण सी बात हो गई है, कॉमन हो गया है एवरीडे इन पुअर कंट्रीज़। और अगर पुअर कंट्रीज़ की बात करें, लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड इन ऑर्डर टू प्रोक्यूर फायरवुड फॉर कुकिंग। यानी जो है गरीब देशों की अगर हम बात करें, वहाँ पर खाना बनाने के लिए जो ईंधन यूज़ किया जाता है और जो ईंधन को हम किस तरीके से प्राप्त करते हैं उसको, यानी फायरवुड को जो कुकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, उसको प्राप्त करने का जरिया नहीं बचा है, कुछ भी उसको लेने का जरिया नहीं बचा है, क्योंकि वहाँ के जो जंगल हैं वो लगभग नष्ट हो चुके हैं। और कई जगह पे तो देखिए बताइए, इन सम प्लेसेस फायरवुड जो है यानी जो ईंधन है वो इतना एक्सपेंसिव है कि उससे कहीं ज़्यादा तो जो उसके ऊपर, उस ईंधन के ऊपर, उस गोज अंडर द पोट, यानी जहाँ हम ईंधन को जलाते हैं उसके ऊपर जो पोट रखा जाता है जिसमें खाना बनता है, उसके अंदर का बनाने वाला खाना या मटेरियल जो भी आता है, जिस भी प्राइस में आता है, तो कहने का मतलब है कि उस प्राइस से ज़्यादा तो ईंधन का प्राइस है। Since the tropical forest is, in the world of Dr. Myers, the powerhouse of evolution, यानी जो डॉक्टर मायर्स हैं, उन्होंने क्या बताया है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या है हमारे लिए, पावर हाउस है ऑफ एवोल्यूशन के लिए। एवोल्यूशन मतलब विकास, तो विकास के पावर हाउस हैं वो हमारे लिए। सेवरल स्पीसीज ऑफ लाइफ फेस एक्सटिंक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, यानी बहुत सारी जो प्रजातियां हैं, बहुत सारी जो जीव हैं वो तो लगभग जो है विनाश हो चुका है, उनका एक्सटिंक्ट गायब हो चुकी है वो इसी डिस्ट्रक्शन की वजह से, फॉरेस्ट के डिस्ट्रक्शन की वजह से। यानी कितनी सारी ऐसी प्रजातियां हैं एनिमल्स की और फॉरेस्ट की जो अब गायब हो चुके हैं, अब इस दुनिया में है ही नहीं वो। तो आगे बताते हैं, इट हैज़ बिन वेल सेड दैट फॉरेस्ट प्रोसीड मैनकाइंड, कि ये कहना बिल्कुल ही ठीक है कि फॉरेस्ट जो है वो मैनकाइंड से पहले आए थे, है ना। प्रीसीड का मतलब पहले, तो पहले आए मैनकाइंड से। डेजर्ट फॉलो, और डेजर्ट जो है वो बाद में आए हैं। द वर्ल्ड एंशिएंट पैट्रिमनी ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज नाउ इरोडिंग एट द रेट ऑफ 40 to 50 मिलियन एकर्स अ ईयर। और इस पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं वो 40 to 50 मिलियन एकर्स हर साल डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग फॉर बर्निंग डेप्रिज द सोइल ऑफ एन इम्पोर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर। और जैसे आप सबको पता है, काउ डंग या बफलो डंग जो भी होता है, गोबर का जो हम यूज़ किया जाता है करते हैं ईंधन के रूप में, वो इस अर्थ के ऊपर उसका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। तो उसका बढ़ता जो यूज है वो इस अर्थ की नेचुरल फर्टिलाइजेशन को ख़त्म करता जा रहा है, क्योंकि नेचुरल फर्टिलाइजेशन के लिए वो इम्पोर्टेंट है और वही उसका यूज ज़्यादा होगा तो वो भी ख़त्म होता जा रहा है। तो वर्ल्ड बैंक ने एस्टिमेट किया है दैट अ 5-fold increase in the rate of the forest planting is needed to cope with the expected fuel wood demand in the year 2000। कहने का क्या मतलब है कि जो वर्ल्ड बैंक है उसकी एक आइडिया के उन्होंने एस्टिमेट लगाया है, अनुमान लगाया है, और उनके अकॉर्डिंग जो है 2000 तक जो फायरवुड है, फ्यूल वुड बोल सकते हैं आप, फ्यूल यानी ईंधन के रूप में जो लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, उसकी डिमांड इतनी हाई लेवल पर बढ़ जाएगी कि उसकी डिमांड को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास कहीं पर भी फॉरेस्ट नहीं होंगे। तो फॉरेस्ट जो है उनकी
जो दर है वो 5 गुना ज़रूर, मतलब 5 गुना ज़्यादा होनी चाहिए, बट उनकी डिमांड ज़्यादा है और जो है फॉरेस्ट हमारे पास बचे ही नहीं है। तो कहते हैं कि उनकी एक्सपेक्ट किया गया है ये कि उनकी डिमांड जो है 2000 तक इतनी बढ़ जाएगी। उसके बाद जेम्स स्पैथ। जेम्स स्पैथ कौन है? ये प्रेसिडेंट है ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के चेयर प्रेसिडेंट है ये। सेड द अदर डे, उन्होंने क्या कहा था एक दिन? वी वर सेइंग दैट वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट एट 1 acre a second, कि हम फॉरेस्ट को जो है खोते जा रहे हैं। किस तरीके से और किस दर से खोते जा रहे हैं? उन्होंने बताया कि एन एकड़ आ सेकंड, 1 सेकंड के हिसाब से बताया कि 1 एकड़ 1 सेकंड में ख़त्म होता जा रहा है। बट इट इज़ मच क्लोजर टू एन एकड़ एंड अ हाफ टू अ सेकंड। लेकिन बताया कि ये तो है 1.5 का मतलब 1.5 हो गया ना, 1.5 एकड़ प्रति सेकंड के आसपास। उन्होंने बताया कि इस रेसों से जो है हमारे फॉरेस्ट ख़त्म होते जा रहे हैं। तो बहुत ही जो है कंडीशन बहुत ही दयनीय बोल सकते हैं आप, सोच विचार करने लायक है ना। आर्टिकल 48 की दौरान जो है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट, देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो में डिफरेंट आर्टिकल के बारे में आपने पढ़ा भी होगा। उसमें क्या बताया है? उसमें बताया गया है कि द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट द इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड द सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, कि हमारे कि जो हर स्टेट है, स्टेट शैल एंडेवर्स, यानी हर स्टेट जो है वो अपने अपने एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए, उसको बचाने के लिए कुछ ना कुछ जो है कोशिश करेगा, और इस कंट्री के जितने भी वर्ल्ड लाइफ यानी जंगल जो हैं और वन जीव जो हैं उनको बचाने की कोशिश करेंगे। बट वट कोजेज एंडलेस एंग्यूस इज द फैक्ट दैट द लॉ आर नेवर रिस्पेक्टेड नोर इन्फोर्स्ड इन इंडिया। लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि इंडिया में जो है कानून बनाया जरूर जाता है लेकिन उसको फॉलो नहीं किया जाता। और इन्होंने एग्जाम्पल भी बताया है। For instance, the Constitution says that casteism, untouchability and bonded labor shall be abolished। यानी उदाहरण के लिए इन्होंने एग्जाम्पल भी बताया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बताया गया है कि कोई भी कास्टिज्म में बिलीव नहीं करेगा, जातिवाद में, अनटचेबिलिटी छुआछूत को नहीं मानेगा, एंड बॉन्डेड लेबर यानी बंधुआ मजदूरी जिसको बोलते हैं कि आपको इतने टाइम के लिए बॉन्ड मिल गया, बांध के रखा जाएगा। बांध के इट मीन्स कि आपको ऐसे एज अ लेबर काम करना होगा। इन सबको बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए, ये हमारे ख़त्म हो जाएंगे, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। लेकिन बहुत ही शर्म की बात है कि संविधान में लागू होने के 40 ईयर्स के बाद भी ऐसा हो रहा है। इट इज़ वेरी शेमफुल फॉर इंडियंस। अ रिसेंट रिपोर्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट्स एस्टिमेट कमेटी, यानी जो हमारी रिसेंट की अगर बात करें तो पार्लियामेंट की एक कमेटी है, उनके हाल ही में जो एक रिपोर्ट आई है, द नियर कैटास्ट्रोफिक डिप्लेशन ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट ओवर द लास्ट 4 डिकेड्स। उन्होंने क्या बताया है कि जो पिछले 40 वर्षों की बात करें तो पिछले 40 वर्षों में हमारे कंट्री के बहुत सारे जंगलों को जो है बहुत ही बुरी तरीके से उनको ख़त्म कर दिया गया है। बहुत ही इंस्टेंटली उनका जो है विनाश हो गया है, डिप्लीशन हो गया है। According to the reliable data, is losing its forest at the rate of 3.7 million acre a year। और 3.7 मिलियन एकड़ हर साल जो है हम जंगलों को खोते जा रहे हैं। ये पूरे वर्ल्ड का जो है एक एस्टिमेटेड डाटा है। लार्ज एरियाज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट लैंड आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस, यानी जितने बड़े लेवल पर हम जो है ये मानते थे कि हमारे पास ये एरिया फॉरेस्ट एरिया है, वो कहने के लिए तो फॉरेस्ट एरिया है लेकिन पहले से अब वो फॉरेस्ट ट्री लेस हो चुका है। तो फॉरेस्ट एरिया कैसे रहा? द एक्चुअल लॉस ऑफ द फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 8 times द रेट इंडिकेटेड बाय गवर्नमेंट स्टैटिक्स। यानी गवर्नमेंट जो है स्टैटिक्स आंकड़े इकट्ठे करती है ना, नॉलेज के, तो गवर्नमेंट के
आंकड़ों में बताई गई जो भी एक दर है, जो एस्टिमेट बताया गया है, उससे 8 गुना ज़्यादा मात्रा में इनका विनाश हो चुका है। अ 3-year स्टडी यूजिंग सैटेलाइट एंड एरियल फोटोग्राफी। यस, 3 सालों की एक स्टडी की गई थी सैटेलाइट्स के बारे में। वो क्या कंडक्ट करती है बाय द यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक 3 साल का अध्ययन किया गया था। उसमें बताया गया है वो जो कंडक्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा, वो एनवायरनमेंट के बारे में वार्न करता है। हैज़ डेटरेटेड सो बैडली दैट इट इज़ क्रिटिकल इन मैनी ऑफ द 88 कंट्रीज इन्वेस्टिगेटेड। यानी पूरे वर्ल्ड के 88 कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर ये रिपोर्ट बहुत ही शर्मनाक तरीके से, या बहुत ही कह सकते हैं कि एक चिंताजनक कंडीशन में है वहाँ पर कंट्रीज़ में हालत जो है। देयर कैन बी नो डाउट दैट द ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द स्ट्रोंगेस्ट फैक्टर। देखिए, कुल मिला के जो है ये बताया गया है कि जो हमारा प्लैनेट है अर्थ, उसकी कंडीशन डिक्लाइन होती जा रही है, बुरी कंडीशन बनती जा रही है। जिससे हम अगर अपने शरीर की बात करें, अगर हम इसको प्रॉपर ढंग से खाना नहीं देंगे, प्रॉपर ढंग से इसको एक्सरसाइज नहीं करवाएंगे, प्रॉपरली इसको रेस्ट नहीं देंगे, तो हमारी जो हेल्थ है वो बिगड़ जाएगी, है ना। सेम एज यहाँ पर बताया है कि हमारी अर्थ के साथ भी सेम ऐसा ही हो रहा है कि अर्थ की जो कंडीशन है वो ख़राब होती जा रही है। तो इन्होंने बताया कि इसमें कोई डाउट नहीं है, इसका इस अर्थ का, इस संसार का के अंदर जो है सबसे बड़ा जो रीजन सामने आया ह्यूमन सोसाइटी का, वो क्या है? वर्ल्ड पॉपुलेशन। सबको पता है कि वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती जा रही है। सबसे बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर है ये। इट टुक मैनकाइंड मोर देन अ मिलियन ईयर्स टू रीच द फर्स्ट बिलियन। यानी अगर इसको कंट्रोल में ना किया जाए, नहीं किया जा रहा है जिस तरीके से, तो ये 1 मिलियन से 1 बिलियन भी पहुंच जाएगी। दैट वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800। बाय द ईयर 1900 की अगर बात करें, 2nd बिलियन वाज एडेड एंड द 20th सेंचुरी हैज़ एडेड अनदर 3.7 बिलियन। प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है एस्टिमेटेड 5.7 बिलियन है। ये वर्ल्ड की पॉपुलेशन बताई गई है, किसी एक कंट्री की नहीं है। तो बता रहे हैं एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाय 1 मिलियन। हर 4 दिन में 1 मिलियन तक बढ़ जाती है वर्ल्ड की पॉपुलेशन। फर्टिलिटी फॉल्स यानी जो जन्म दर बोलते हैं जिसको, आज इनकम्स राइज। इनकम राइज यानी इनकम जैसे जैसे राइज हो रही है, फर्टिलिटी फॉल हो रही है। एजुकेशन स्प्रेड्स, एजुकेशन बढ़ रही है और हेल्थ इम्प्रूव हो रही है। दस डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट कंट्रासेप्टिव। यानी डेवलपमेंट जो है, इसको आप सबसे बड़ा कंट्रासेप्टिव भी बोल सकते हैं। बट डेवलपमेंट इटसेल्फ में नॉट बी पॉसिबल इफ द प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर्स कंटिन्यूज। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है, ये जो विकास है, वो तब तक संभव नहीं हो सकता अगर हम इस जनसंख्या को जो है कंट्रोल ना करें, जो इतनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। तो अगर जन्म दर मृत्यु दर की बात करें तो सबको पता है कि जन्म दर जो है एज़ कम्पेयर टू डेथ रेशो वो ज़्यादा है। द रिच गेट रिचर, अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं। एंड पुअर बैगेट चिल्ड्रन विच कंडेम दैम टू रिमेन पुअर, और गरीब लोग बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, वे गरीबी में बढ़ते जा रहे हैं। मोर चिल्ड्रन डजेंट मीन मोर वर्कर्स। अब कुछ लोगों का मानना है कि हमारे पास जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतने ज़्यादा काम करेंगे, इसका मतलब वर्कर ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब क्या है? बहुत सारे लोग बिना काम के। इट इज़ नॉट सजेस्टेड दैट ह्यूमन बींग्स बी ट्रीटेड लाइक कैटल एंड कंपल्सरी स्टरलाइज्ड, बट देर इज़ नो अल्टरनेटिव टू वॉलंटियर फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोर्सन। ये देखिए, सबको पता है इस चीज़ का कि एनिमल्स नहीं हैं हम। ह्यूमन बीइंग जो है उनके साथ एनिमल जैसा व्यवहार नहीं कर सकती। उनको जो है ज़रूरी रूप से क्या बताया जाए कि किस तरीके से उनकी जो है फर्टिलिटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसके गर्भ निरोधक का सुझाव दे सकते हैं। लेकिन परिवार नियोजन जो है वो एक अकेला विकल्प नहीं है।
Yes, the choice is really between control of population and perpetuation of poverty. यानी जो इलेक्शन है, जो चॉइस है, जो चुनाव है, जो चॉइस है, जो वो वास्तव में जनसंख्या कंट्रोल करने और निर्धनता यानी गरीबी के जारी रखने के बीच में है. अब बताते हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी सी अ ट्रांसडिसेंडिंग कंसर्न, यानी भारत की जो जनसंख्या है ओके ये रह गया था. यस, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टुडे. आज जो भारत की जनसंख्या है वो एस्टिमेट बताया गया है 920 मिलियन है. मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिकन, यानी दोनों को मिला दिया जाए, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, तो भी उनसे ज़्यादा है. No one familiar with the condition in India would doubt that the hope of the people would die in their hungry hutments unless population control is given topmost priority. कहने का मतलब है कि इस बात में कोई भी डाउट नहीं है किसी भी तरीका का कि यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी भूखी झोपड़ी में, हंग्री हटमेंट्स में कोई नहीं मरना चाहता. यदि जनसंख्या को कंट्रोल नहीं किया गया तो ऐसा होगा, और जनसंख्या को कंट्रोल करना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए. फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री, ह्यूमन हिस्ट्री सॉरी, मानव इतिहास में पहली बार वी सी आर ट्रांससेंडिंग कंसर्न, हम सब जो है पहली बार एक गंभीर चिंता या सर्वप्रथम जो सबसे पहला कंसर्न है हम सबका, द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट द प्लानट. हम सब देख रहे हैं कि ये सर्वाइवल सिर्फ एक लोगों का नहीं है, ये पूरी प्लानट का है. वी हैव बिगन टू टेक अ होलिस्टिक व्यू ऑफ द वेरी बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, यानी हमें अपने अस्तित्व के बारे में एक संपूर्ण विचारधारा अपनाना शुरू कर दिया है. द एनवायरमेंट प्रॉब्लम does not necessarily signal our demise, it is our passport for the future. यानी पर्यावरण संबंधी जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, वो आवश्यक रूप से हमारी मृत्यु का संकेत नहीं है, ये हमारे फ्यूचर का पासपोर्ट है. द एमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन, यानी जो हमारे नया वर्ल्ड है, जो बढ़ता हुआ नया संसार है, उसके लिए हम खुद जिम्मेवार हैं. द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ अ होलिस्टिक व्यू. ये एक होलिस्टिक व्यू है, एंड इकोलॉजिकल व्यू है, सीइंग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल रेदर देन अ डिसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट. यानी इस पूरे अलग अलग जो हिस्से हैं उनको हमें प्रोटेक्ट करने के बजाय, उनको संग्रह में रखने के बजाय संसार को एक साथ एक रूप में देखना, और उस सब के लिए सेम जो है सेम हमारी जो इकोलॉजिकल व्यू होना चाहिए, ताकि हम इसको प्रोटेक्ट कर सकें. इंडस्ट्री हैज़ अ मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन दिस. अगर इंडस्ट्री की बात करें, दैट इज़ आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट, कि इंडस्ट्री जो हैं वो बहुत ही मेन पार्ट है हमारे नए युग का, न्यू ईरा का. What a transformation would be affected if more businessmen shared the view of the chairman of DuPont, Mr. Edgar S. Bullard, who 5 years ago declared himself to be the company's chief environmental officer. देखिए, कंपनी के जो मुख्य पर्यावरण के जो ऑफिसर हैं, उन्होंने बहुत पहले ये डूपोंट जो चेयरमैन है मिस्टर एडगर एस ब्लूअर्ड्स हैं, इनसे एग्री होते हुए बताया था कि क्या परिवर्तन होना चाहिए, क्या होगा. और उन्होंने 5 साल पहले अपने आप को ही जो है इस पूरी कंपनी का पर्यावरण ऑफिसर खुद ही जो है अनाउंस कर दिया था. ही सेड, उन्होंने क्या कहा था, आवर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंट एज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर रिक्वायर्स दैट वी एक्सेल इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस. यानी हमारा जो लगातार अस्तित्व है वो एक उत्पादक के रूप में इस चीज़ की डिमांड करता है कि हम पर्यावरण उपलब्धि में आगे रहें, हम मैन्युफैक्चरर रिक्वायरमेंट में, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस में हम आगे बढ़ें.
ऑफ ऑल द स्टेटमेंट मेड बाय Margaret Thatcher during the years of her prime ministership, none has passed so decisively into the current coin of English uses as her felicitous word. यानी अपने जो इनका प्राइम मिनिस्टरशिप था, यानी अपने प्रधानमंत्री टाइम में मार्गरेट थैचर ने जो है भी जितने भी अपने स्पीचेस दिए हैं, जितने भी उन्होंने भाषण दिए हैं अपने टाइम में, अपने प्रधानमंत्री टाइम में, तो इतने स्टेटमेंट तो उनकी जो है इंग्लिश में वैसे ही फेमस नहीं हुई जितना कि उनके जो सुंदर शब्द थे किस चीज़ के बारे में। यस, इंग्लिश यूजेस के बारे में उनके इतने वर्ड्स इतने फेमस नहीं हुए जितना उन्होंने बताया नो जनरेशन हैज़ अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, कि इस अर्थ के ऊपर किसी एक पीढ़ी का किसी भी तरीके से पूर्ण अधिकार नहीं है। कोई भी अकेला इसके लिए ये नहीं कह सकता कि अर्थ सिर्फ मेरी है। ऑल वी हैव इज अ लाइफ टेंडेंसी विद अ फुल रिपेयरिंग लीज। इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन, we have not inherited this earth from our forefathers, we have borrowed it from our children। बहुत ही प्यारी बात बताई है उन्होंने, बहुत ही अच्छी बात बताई है। उन्होंने क्या बताया है, देखिए सबसे पहले हम करेंगे मार्गरेट थैचर। मार्गरेट थैचर जी ने बताया है कि ये जो अर्थ है, ये पूरी अर्थ पर किसी भी एक जनरेशन का पूरी तरीके से राइट नहीं है, ये हम सब के लिए है ना। हम सब ने इसको लीज पर लिया है, यानी रेंट पर है हम कुछ टाइम के लिए। और मिस्टर लेस्टर ब्राउन के वर्ड्स में बताया गया है कि इस पूरी अर्थ को जो है हमने इनहेरिटेड किया गया है। इनहेरिटेड का मतलब अपने पूर्वजों से उधार में हमें जो है इनहेरिटेड मतलब पूर्वजों से मिला है हमें ये। और जो चीज़ पूर्वजों से मिली होती है उस पर हमारा अकेले का कोई राइट नहीं होता, इसको हमें नेक्स्ट जो जनरेशन आएगी उसके लिए भी प्रोटेक्ट करके रखना है। हमने इसे हमारे बच्चों के लिए जो है बोरो किया गया है, उधार लिया गया है। यस, आई होप आप सबको जो है समरी बहुत अच्छे से समझ आ गई है। जिस भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट है रिलेटेड टू द समरी ऑफ दिस चैप्टर द एलिंग कंडीशन, जो भी है बहुत ही प्यारा चैप्टर है, तो बड़े ध्यान से इसको समझिएगा, पढ़िएगा। एलिंग प्लैनेट ग्रीन मूवमेंट है, हम सब की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारी अर्थ के लिए। तो होपफुली आप सबको समरी समझ आ गई है। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की समरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑलवेज कीप योर ब्यूटीफुल स्माइल।